नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम। बीजेपी ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली भी पहुंच गए। आज दोपहर करीब 3:15 बजे सीएम योगी दिल्ली में यूपी सदन पहुंचे। आज सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कल उनकी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी के साथ इस मीटिंग में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आगे क्या करना है इस बारे में प्लानिंग भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में पार्टी नेतृत्व सीधे योगी के हाथ में कमान देने की तैयारी में है और 2022 में बीजेपी के यूपी फतह की जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ पर ही होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ करने के लिए कल बीजेपी ने कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद को अपने खेमे में ले लिया। चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ब्राह्मण वोटर्स कुछ हद तक नाराज थे, जिसके बाद एक कदम पार्टी ने उठाया। मतलब साफ है कि बीजेपी ने यूपी चुनावों के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक दी है और 2022 में योगी आदित्यनाथ ही यूपी में बीजेपी का चेहरा होने वाले हैं। और हमारे साथी संवाददाता संजय शर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस दिल्ली यात्रा को लेकर लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, आपसे यहां पर मैं ये जानना चाहूंगा कि अटकलों का बाजार गर्म है। योगी आदित्यनाथ यूं तो दिल्ली आया नहीं करते थे, ज्यादातर इन कोविड के दौर में वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा करते रहे, लेकिन आज दिल्ली आए हैं और इसके साथ कल भी दिल्ली में हैं। कल तक उनकी कई मुलाकातें होंगी। कारण क्या नजर आ रहे हैं, वजहें क्या दिख रही हैं, हो क्या रहा है? देखिए, सीधा कारण है योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि 2022 की शुरुआत होते ही विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में और अब हर कदम उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी वही उठेगा जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए होगा। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं। मैं यहां पर मौजूद हूं इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के ठीक सामने हम लोग मौजूद है। यहीं पर कुछ ही देर में यहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं अमित शाह से मिलने के लिए। जो तनातनी चल रही थी, रस्साकशी चल रही थी योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के, वो कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए तैयार हो गए, राजी हो गए हैं और मंत्रियों के जो नाम यहां से दिल्ली से जो उनको भेजे गए थे, प्रभारी नेता राधा मोहन सिंह जो नामों की सूची लेकर के गए थे योगी आदित्यनाथ के पास, और योगी आदित्यनाथ ने उन नामों पर सिरे से उन सभी नामों को खारिज कर दिया था। AK शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनको सबसे करीबी माना जाता है, उनको प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इन कुछ नामों पर विवाद था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ तैयार हो गए हैं, मान गए हैं और अमित शाह के साथ अभी कुछ ही देर बाद बैठक होगी। उसके बाद कल JP नड्डा के साथ भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कल मिलने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और दोनों नेताओं के बीच में जो तलखी आ गई थी पिछले कुछ दिनों में, मंत्रियों के नामों पर लेकर के विवाद हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन सत्ता में जो फेरबदल होने वाले थे, उन नामों को लेकर के योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जो खटास पैदा हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब कम होती नजर आ रही है। अब योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्व को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनको लड़ना है। RSS की इसमें बड़ी भूमिका रही है। RSS ने कहीं ना कहीं समझौते का काम किया, मध्यस्थता का काम किया दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ को दोनों को मनाने में कामयाब रहा RSS, और अब बर्फ पिघलती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले अमित शाह के घर पर और दोनों नेताओं के बीच में 2022 के लिए क्या रणनीति होगी उस पर मंथन होगा। सामाजिक समीकरण बीजेपी को जो ठीक करने थे, यह संदेश दिया था RSS ने, उसी पर मंथन हुआ है और अब आखिरकार योगी आदित्यनाथ मान गए हैं। लगभग ये तय है कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा योगी आदित्यनाथ के, और उसमें जो मंत्रियों के नामों की सूची जो केंद्र ने दी थी योगी आदित्यनाथ को, उसमें लगभग योगी आदित्यनाथ तैयार हो गए, मान चुके हैं और अब जल्दी ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। यानी संजय, एक बात तो तय है कि ये जो मीटिंग हो रही है योगी आदित्यनाथ की तमाम बड़े नेताओं के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, आज अमित शाह जी से भी मुलाकात होगी उनकी, मतलब ये मीटिंग केवल और केवल मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरा यहां पर ये जरूर जोड़िएगा, जब कोविड के दौरान तमाम चीजें पार्टी के बड़े नेता ऑनलाइन या फोन पर सुलझा लेते थे, इसके लिए मीटिंग करने की क्या जरूरत आ पड़ी, योगी आदित्यनाथ को बाकायदा बुलाने की क्या जरूरत आ पड़ी? ये तमाम चीजें तो आपने भी बताई, योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं था, वो सब मान गए हैं, वो चीजें हो गई हैं, फिर दिल्ली आने की इतनी जरूरत क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सिर्फ एक प्रदेश का चुनाव नहीं है, वो 2024 का सेमीफाइनल है। जी हां, सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहीं से आती और बीजेपी को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहीं से मिली हैं, जिसके कारण बीजेपी की देश में सत्ता है। जी हां, 2 बार जो इस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई है देश में, उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है और यही भूमिका आगे आने वाले चुनाव में भी रहेगी। 2022 की जंग उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सेमीफाइनल की, और उसी के लिए वो जो तैयारी होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, ठीक है, उस पर नजर बनाएंगे, क्योंकि बड़ी खबर यह है और आप वहां मौजूद हैं, आगे भी आपके पास आएंगे तमाम जानकारियां लेने के लिए। लेकिन जतिन प्रसाद, जो कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा थे जो कांग्रेस का हिस्सा थे लेकिन अब बीजेपी का हिस्सा हो गए, इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं अब निकल कर आनी शुरू हो गई हैं कि आखिर बीजेपी में जाने के पीछे वजह क्या हो सकती है, क्यों गया, ये सुनते हैं। एक प्रिंसिपल है, वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब मैं कहता हूं लोग, सभी लोगों की, जो यंग हैं उनकी भी, जो मिडिल एज्ड हैं उनकी भी, जिन्होंने पार्टी कितने सालों से संभाली है उनकी भी, क्योंकि हर एक की अपनी राय होगी। फिर एक सोच विचार के साथ आप आगे बढ़ोगे तो फिर रास्ता सही दिखेगा। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो गलत रास्ते पे चलोगे। तो हिंदी में आपसे आखिरी सवाल, और ऐसा जाना नहीं चाहिए था, तो आज कांग्रेस में उनको भविष्य हो सकता है। एक 8-10 साल हमको ठीक नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइडियोलॉजी छोड़े। तो ये हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। जतिन प्रसाद जो यूपी में गए हैं, वो मैं निसंदेह मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और जब भी कोई भी नेता किसी भी पार्टी को छोड़ के जाता है तो लाजमी बात है उस पार्टी को नुकसान होता है, और जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी का फायदा होता है। और जतिन प्रसाद जी व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ, एक अच्छे सज्जन हम्बल व्यक्ति थे और उनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत ग्रूम भी किया था और उनका अपना एक वजूद है। और जब कांग्रेस पार्टी ने किसी को इतना वजूद करके मुकाम पर पहुंचा के ट्रेन किया, उसके बाद उसका फायदा को दूसरी पार्टी उठाए तो कांग्रेस को तो नुकसान हो गई। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का क्या प्रतिक्रिया थी वो सामने आ रही है। हालांकि खड़गे साहब ये कहते जरूर हैं कि उन्हें जाना नहीं चाहिए था, लेकिन कहीं बहुत दबी जबान में यहां पर तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर बातें सुन ली जाती तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं होती। लेकिन बीजेपी में जाने पर और बीजेपी की इन तैयारियों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है 2022 के लिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। मेरे साथ अनिला सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं। मनोज पांडे साहब समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है मनोज भाई आपका भी। संजीव कौशिक जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। रामनीश वत्स जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिला सिंह जी, आपसे मैं बात की शुरुआत कर लेता हूं। चर्चा की मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम मेहमान एक दूसरे को सुने। एक बार सुन लेंगे तो उसके बाद दूसरे की काट रखना और अपनी बात रखना वो कहीं ठीक ही होगा और वो होना भी चाहिए। तो बस इतना ख्याल रखें, पहले एक एक बार एक दूसरे की बात सुन लें। अनिला जी, योगी आदित्यनाथ का दौरा जो दिल्ली का है, चुनाव के लिहाज से हम बात करें या कैबिनेट विस्तार के लिहाज से हम बात करें, ये दोनों ही चीजें हैं जो कि इस वक्त संकेतों के तौर पर सामने निकल कर आ रही हैं और ऐसे तमाम संकेत निकल कर भी आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी यही बातें बताई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये दोनों चीजें ऐसी नहीं थी जिस पर योगी आदित्यनाथ को 2 दिन के लिए दिल्ली आना पड़ता। खैर पार्टी तय करेगी तो जरूर आएंगे, लेकिन क्या कुछ फंसा हुआ है जिसे सुलझाने के लिए योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में जरूरत, एकदम आवश्यकता बहुत ज्यादा महती पड़ गई थी? देखिए, मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से करने का प्रयास किया जा रहा है और बड़ी मुश्किल से प्रयास किया जाता है और फिर वो डोमिनोज की तरह वो बिल्कुल ढह जाता है। तो सीधी सी बात है, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव ना क्रिएट किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है एक डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है
और पूरी पार्टी उस पर चलती है। और सबसे स्ट्रांग सिस्टम इसलिए है क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, संगठन बहुत स्ट्रांग है। और चाहे वो हम गवर्नेंस की बात करें, अगर गवर्नमेंट में रहते हुए या पार्टी में रहते हुए हम संगठन की बात करें, तो दोनों ही तरीके से हमारे यहाँ एक पिरामिड सिस्टम है और वेरी वेल इंटरलिंक्ड है। और उसी के नाते अगर आप मुझसे पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली क्यों आए हैं, तो दिल्ली आए हैं क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व वहाँ हैं, हमारे सीनियर लीडर्स वहाँ हैं, हमारे संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो वहाँ पर है। तो पार्टी जो है आपस में तालमेल से चलती है, पूरी सलाह मशवरा से चलती है, तभी आप बेस्ट गवर्नेंस दे सकते हैं, तभी आप बहुत मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो इसी का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना काम करती है। चुनाव को देखते हुए किसी तरह की अंदर खाने कोई असंतुष्टि या उन तमाम चीजों को सुलझाना और ये देखना कि पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को आशातीत सफलताएं नहीं मिली हैं, लिहाजा उन तमाम चीजों को, उन कमजोरियों को दूर कर लेना और उस विवादों को उभरने ना देना, क्या एक वजह हो सकती है योगी आदित्यनाथ के इस दौरे की? देखिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर विवाद बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसा विवाद नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारा चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में, भविष्य में भी वही रहेंगे, 2022 में भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे जब हम चुनाव जीतकर आ जाएंगे। बिल्कुल इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पर हाँ, एक मैंने कहा ना, एक फॉल्स नैरेटिव, एक परसेप्शन बिल्टअप करने का प्रयास किया गया था कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं है और राधा मोहन सिंह जी आए हैं, BL संतोष जी आए हैं, राधा मोहन सिंह जी जो है गवर्नर से मिल रहे हैं, तो दुनिया भर की बातें ये क्योंकि अब सारा जो फोकस है यूपी पे है इसलिए ज्यादा चर्चा में आया, नहीं तो ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है। BL संतोष जी जब से उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, एक बड़ा दौरा उत्तर प्रदेश का उन्होंने किया ही नहीं था। ये एक हमारे संगठन की पहचान है, ये लोग दौरे करते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, किसी को अपनी कोई बात कहनी हो वो बात सुनते भी हैं, नोट भी करते हैं, आगे फर्दर जाके उसका डिस्कशन भी होता है। ठीक है, इसी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती से हमेशा खड़ी मिलती है आपको। अनिला जी, आपने एक बात तो साफ कर दिया, आपने खुद भी कह दिया है, जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, आपने खुद भी इस बात को कह दिया कि 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बेहतरीन हम करके दिखाएंगे। ये हर पार्टी के दिल में होता है। और आपने एक चीज साफ कर दी, संगठन के तौर पर योगी आदित्यनाथ को लेकर इस मीटिंग में कोई सवाल नहीं हो रहा। अगर आप कह रही हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो संगठन की बात मेरे ख्याल से अब किनारे कर दी जानी चाहिए। तो क्या फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम चीजें अटकी हुई है? खैर, मैं मनोज जी के पास अभी जाऊंगा। मनोज पांडे साहब समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। मनोज पांडे जी, क्या बीजेपी अब जो कोशिशें करनी शुरू कर दी है, योगी आदित्यनाथ कोविड के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव भी दिखे हैं, कभी अगर बरेली में दिखते थे तो कभी वो गोरखपुर दिखाई पड़ रहे थे, फिर उसके साथ झांसी भी दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं दौरों के बीच में अब ये जो दिल्ली दौरा हो रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे जाए, जितेंद्र प्रसाद का कल बीजेपी में शामिल होना देखा जाए, क्या 312 का जो बीजेपी के पास आंकड़ा था पिछले चुनाव में, उसे बरकरार रखने की जुगत अभी से लड़ानी शुरू कर दी है, या फिर बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी स्थिति में आ जाए मेजॉरिटी तो बीजेपी के पास अगले चुनाव में होनी चाहिए, उसके लिए अभी से तमाम समस्याओं को दबाना होगा? कर रही है देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही मनोज जी, आ रही है, बोले। जी देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आज जो दौरे हो रहे हैं या कोशिशें हो रही, काश जब उत्तर प्रदेश कोरोना के दंश से बुरी तरीके से प्रभावित था, लोगों की बिना बेड बिना ऑक्सीजन की मौतें हो रही थी, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे सरकार के तमाम लोग वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में थे। लेकिन जब बड़ी मौतें हो गई उत्तर प्रदेश में और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो जरूर कुछ दौरे किए गए, लेकिन जो परिवारों के लोग सदस्य खत्म हो गए, जिन परिवारों के लोग बच्चे यतीम हो गए, तो उसके बाद उसमें दौरे का कोई महत्व नहीं रह गया, नंबर एक। दूसरा ये कि ठीक है, राजनीतिक दल सब अपनी अपनी चुनाव की तैयारी करते हैं और हर दल को करने की आवश्यकता भी है और उसका वो अधिकार है, लेकिन देखिए ये आज ये उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा की गाड़ी वो ढलान पर उतर चुकी है। और अभी तक के दृष्टांत ये रहे कि जब 10 महीने पहले जिसकी गाड़ी नीचे ढलान पे उतर जाती है फिर ऊपर चढ़ नहीं पाती, उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जाना तय माना जा रहा है। अब उसमें
कोशिशों का कोई अब अंतर नहीं आना है। मनोज भाई, एक चीज यहां पर और जोड़ें, मैं जितेंद्र प्रसाद का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया उस पर क्या होती है वो आप बताएं। अगर कोई दूसरी पार्टी का कद्दावर नेता बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है, इसे किस तरीके से देखा जाए? वो नेता ही कमजोर है जो बीजेपी में आ रहा है और दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर बीजेपी का जनाधार बीजेपी ने कुछ दिनों में इतना ज्यादा व्यापक तौर पर फैलाया है कि दूसरी पार्टी के भी नेता सोच रहे हैं कि यही पार्टी एक अंतिम हल है और अंतिम सॉल्यूशन है? देखिए, ये आज जग विदित है कि आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपने को ठगा महसूस कर रहा है और वो बेहद भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। जिस तरह अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हुई है, उसकी उपेक्षा हुई है, वो गांव गांव में लोग इस चीज को जानते हैं जी। अब जहां तक जितिन प्रसाद जी का सवाल है, तो जितिन प्रसाद जी अपनी एक पार्टी कांग्रेस के नेता रहे हैं और अभी उन्होंने हाल में ही जिला पंचायत का चुनाव उनके परिवार से लड़ा गया था, जिसमें वो उनको बुरी तरीके से पराजय हुई। इसके पहले वो 2019 में पार्लियामेंट लड़े थे, वो भी चुनाव हारे हैं। 2017 में उन्होंने विधानसभा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लड़ा था, उसको भी वो हारे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि ये केवल दिखाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या आप यही कहना चाहते हैं संक्षेप में? देखिए, वो तो हमको लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता उसको समझ रही है और उसका आकलन भी कर रही। मैंने बताया जितिन प्रसाद जी अच्छे नेता हैं, भले व्यक्ति, हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, वो हमारे उनके अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में काश भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उनका वो अंदरूनी मामला है, लेकिन आज क्या जरूरत पड़ी है भारतीय जनता पार्टी अच्छे से बता सकती है और जितेंद्र प्रसाद जी क्यों गए ठीक वो स्वयं बता सकते हैं। ठीक है, 24 करोड़ जनता तय करेगी, लेकिन चुनाव है और चुनाव को जीतने के लिए ही हर राजनीतिक दल अपनी कोशिशें करता है, लिहाजा बीजेपी भी कोशिश कर रही है। क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इतने धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं, तमाम पार्टी के भी वरिष्ठ पदाधिकारी लखनऊ पहुंच रहे हैं, किन तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है? मैं शुरुआत कर लेता हूं, मेरे साथ संजीव कौशिक भी जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? कांग्रेस तो पहले से ही हाशिए पर थी, कांग्रेस के वो नाम जो कभी केंद्रीय नेतृत्व के काफी नजदीक हुआ करते थे वो छोड़ के चले जा रहे हैं, वो चेहरे जिन पर कांग्रेस कैश कर सकती थी वो चेहरे अब बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं और बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक है तमाम चीजों को देखते हुए, आप कोरोना काल में इन तमाम चीजों का इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी तो आगे आने वाले भविष्य को देखकर तैयारी में लगी गई है। किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ के इन दौरों को? बातें हैं, दोनों बात पर गौर करेंगे। पहली बात है कि पिछले कुछ दिनों और एक सप्ताह में जो राजनीतिक खबरें आई है, आपको खबरें दिखाई है, एक बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दिया, लगातार दिल्ली से उनके दरबार में लोग हाजिरी लगाते रहे, मंथन पे मंथन चलता रहा, लेकिन वो टस से मत होने को तैयार नहीं हुए। दूसरी बात, कल की खबर यदि इसी में हम जोड़ देते हैं कि जितिन प्रसाद के जाने के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ी, यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से एक्सेप्ट कर रही है कि वहां पे ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वह सबसे कमजोर कड़ी थी, जिसको वो मजबूत करने का प्रयास करेंगे अब जितिन प्रसाद के बहाने। लेकिन दूसरी बात यह भी तय है कि वही जितिन प्रसाद है जो लगातार पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के श्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे थे। उनका योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़ा हो जाना या जाकर के उस पार्टी में अपनी अहमियत को सिद्ध करना निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ को कभी गंवारा नहीं होगा। यह कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि केंद्र के द्वारा एक ऐसा कॉकस लगाने का प्रयास किया गया है नितिन प्रसाद के द्वारा, जो उन्हें कभी भी गंवारा नहीं होगा। दूसरी बात, जिस तरह से कल उन्हें शामिल किया गया, बेहतर होता कि उनके अगल बगल में यदि योगी आदित्यनाथ दिखाई देते या कोई कद्दावर के राज्य सरकार के द्वारा कोई यदि प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता, कितनी अच्छी बात होती और कितना अच्छा मैसेज आता। यह एकदम थोपा हुआ मैसेज एक फैसला है जो यह दिखाई देता है कि उनके लिए जो राहें हैं वो आसान नहीं और ज्यादा मुश्किल। संजीव भाई, एक केंद्रीय मंत्री उनको शामिल करवा रहा है, तमाम लोग साथ में खड़े हुए हैं, बाद में गृह मंत्री के साथ उनकी फोटो भी आ रही है, सब लोग नजदीक हैं उनके, और कितने परिवर्तन। खैर, मैं एक चीज
चीज जोड़ूंगा। आपने जो बात यहां पर जितेंद्र प्रसाद की ना, इसमें जो कांग्रेस का युवा नेतृत्व कहा जाता था, कांग्रेस का भविष्य, उसमें राहुल गांधी के साथ नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, सचिन पायलट का, मिलिंद देवड़ा का उसमें नाम था, दीपेंद्र हुड्डा का नाम था, जितेंद्र प्रसाद का नाम था। 2 लोग तो निकल गए, तीसरा हिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस भी अपना आधार तो उतना मजबूत करके रखे नहीं हुई है। हर पार्टी में राजीव भाई, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो मछली के जैसे होते हैं, पानी से वो बाहर निकल के ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं। ये हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं। आपका कहना है कि जितेंद्र प्रसाद की सांसें हम ज्यादा नहीं है राजनीतिक तौर पर? अब सुन तो लीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब आप हमें ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि हमें उचित सम्मान नहीं मिला, जगह नहीं मिला, वो काम करना चाहते थे। भाई 2001 में आप यूथ कांग्रेस के सदस्य बने, 4 में सांसद बन जाते हैं, 8 में आप मंत्री बन जाते हैं। अब इससे ज्यादा फास्ट क्या आपको चाहिए सम्मान? इससे ज्यादा सम्मान भी यदि आप उम्मीद रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको धैर्य रखने की ठीक है संजीव जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। सुमित, इस वक्त चल क्या रहा है, तस्वीरों में दिखाएं और बताएं। जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, अमित शाह के घर पर। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके घर पर पहुंचे हैं। करीब 3:30 के आसपास, 3:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे थे और वहां से वो अब अमित शाह के घर पर आ चुके हैं। आज का जो कार्यक्रम अब योगी आदित्यनाथ का यूपी चीफ मिनिस्टर का हमें पता चला है वो ये है कि आज सिर्फ उनकी मुलाकात जो ऑफिशियली है, ऑफिशियल कार्यक्रम में आज उनकी मुलाकात अमित शाह से होनी है। उसके बाद कल सुबह उनकी मुलाकात तकरीबन 11 बजे के आसपास उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और उसके बाद वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। ये आज योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जो कि अचानक से जानकारी मिली है, इसके अपने आप में बहुत सारे मायने हैं, बहुत सिग्निफिकेंस है। पिछले करीब 10 दिन से हम देख रहे हैं यूपी के भीतर एक कयासबाजी चल रही है और अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का अचानक यहाँ पर पहुंचना, बीजेपी के टॉप ब्रास से बीजेपी की हाईकमान से उनका मुलाकात करना निश्चित तौर पर इशारा कर रहा है कि यूपी की राजनीति में संभवतः कुछ बदलाव होगा, संभवतः मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, संगठन में बदलाव होगा, या जो कयास जो अफवाहें जो बातचीत चल रही थी, जिस तरीके की कयासबाजी चल रही थी, कुछ दूरियां बढ़ गई हैं केंद्र और राज्य में, तो शायद उनको विराम देने। ठीक है सुमित, आपके पास आगे भी आएंगे। यूपी की राजनीति में कुछ बदलाव की आशंका आप भी जता रहे हैं। बदलाव एकदम सामने ही होगा क्योंकि जो कुछ भी होना है अब अगले कुछ दिनों में होना है और उसके बाद संगठन के तौर पर बीजेपी को 2022 की तैयारी तो करनी होगी। लिहाजा ऊहापोह की स्थिति में कोई चीज ठीक होती दिखाई नहीं पड़ती। रामनीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रामनीश जी, इन तमाम राजनीतिक दौरों और राजनीतिक तेजी को आप किस तरह से देखते हैं और समझते हैं? इसके पहले हमारे दोस्त जो है कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, बहुत सारी बातें कर रहे थे यहाँ पे सामने, लेकिन शायद ये भूल गए कि कांग्रेस जो है खुद अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही है और बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय यदि वो अपने आप को झांके तो हो सकता है कि यूपी में और कुछ पार्टी जो है आगामी आने वाली जो चुनाव है उसके ऊपर अपनी पार्टी को सशक्त कर सके। और जो लगातार जो युवा नेता जो है, खास करके जतिन प्रसाद मैं मानूं एक बहुत बड़े माने जाते थे कांग्रेस के, देखिए सचिन पायलट कभी नाराज चले जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बहुत बड़े एक स्तंभ थे कांग्रेस में, वो चले गए और आज कांग्रेस आप देखिए। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है? कांग्रेस की जो जमीन है जो पहले से ही हाशिए पर थी और कमजोर हो रही है। यही मैं आपको राजीव जी में कह रहा था कि अस्तित्व विहीन होती जा रही है कांग्रेस। आप देखिए कि कांग्रेस एक मतलब आप राहुल बाबा तक ही सीमित रह रही है। राहुल बाबा और खास करके प्रियंका गांधी पे दो ही, चूंकि यहाँ पे आप देखिए बीजेपी की जब हम सांसद हैं आप, एक संगठन है राहुल बाबा शब्द की जगह थोड़ा सांसद है, वो वायनाड से सांसद है, थोड़ा सा सम्मानित प्रतिक्रिया हो तो अच्छा भी लगेगा। मैं आ रहा हूं लौट के, एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, लौट के आता हूं। अनिला जी आपसे शुरुआत करता हूं। सवाल मेरा यही होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का युग है, लॉकडाउन के दौर में हम काफी बदले हैं, तब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि दिल्ली के दौरे जरूरी हो गए हैं? एक ब्रेक की बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरणों की, जहां पर लगातार कोशिश अब इस बात को ध्यान में रखकर हो रही है कि 2022 में होने वाले चुनाव में किस तरीके से खुद की सत्ता बचाई जा सके और तमाम विपक्षी दल भी कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार को हटाकर अपनी बादशाहत कायम की जा सके। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव है और आज वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट विस्तार, संगठन, तमाम इस वक्त कयास
कयास लगाए जा रहे थे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों के रूप में अनिला सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं, मनोज पांडे साहब समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री के तौर पर जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक साहब और रामनीश वत्स साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह जी, ये जमाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के युग का है और आप जो तमाम बातें कह रही थी, मैं इसमें बहुत ज्यादा कयासों में जाने वाला सवाल जवाब आपसे नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है और सिक्योर भी हो सकती है, सिक्योर रहती भी है, तमाम बातें होती हैं, तो क्या सामने मौजूदगी इस बात का इशारा तो नहीं है कि जो कैबिनेट के रूप में जो तमाम लोगों का इंक्लूजन हो सकता है, उसको लेकर जो आपसी मनमुटाव है या आपसी सवाल है, उसे आमने सामने बैठकर ही दूर किया जाए, जिससे कि मैसेज कम से कम बाहर लोगों के सामने एक ठीक जाए संगठन और सरकार को लेकर? जी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल अपनी जगह है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती भी है, लगातार होती भी रहती हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब आमने सामने बैठकर बात करनी होती, बहुत सारे मसले होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए हैं तो बिल्कुल अहम विषय रहे होंगे जिसकी चर्चा वो सीनियर लीडर्स के साथ करेंगे, और क्योंकि इस वक्त अपने प्रदेश को छोड़कर दिल्ली आना आसान नहीं होता, तो इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कोई बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनको दिल्ली आना पड़ा है, वो बातें करेंगे। और आप बात कह रहे हैं कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लेते, पहले की एक कहावत हुआ करती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं, और टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी चीज है पर उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। तो मुझे लगता है बैठक किस विषय पर होगी या है, ये जितने भी स्पेकुलेशंस हैं कल तक सब सामने आ जाएंगे। दीवारों के कान क्या सुन सकते थे जिसे बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में मीटिंग करनी पड़ रही? यहाँ तो बिना कुछ कहे ही तो आप देखिए कितना नैरेटिव और परसेप्शन बिल्ड कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें पार्टी के अंदर के लिए छोड़ देनी चाहिए, बाकी तो जब प्रेस विज्ञप्ति रिलीज होगी सब पता ही चल जाएगा। अनिला सिंह जी क्या जितिन प्रसाद शुरुआत है तमाम कद्दावर नेताओं के बीजेपी में आने की, क्या आप इससे इनकार करेंगी या इसका समर्थन करेंगी? आगे आने वाले दिनों में और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे दो बात कहूंगी। जहाँ तक जितिन प्रसाद जी की बात है, वो 3 पीढ़ी से उनका परिवार जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। ऐसे में अपने राजनीतिक दल को, उस परिवार को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में या दूसरे परिवार से जुड़ाव करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है, आसान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये दिखाता है कि जितिन प्रसाद जी कहीं ना कहीं, जो कहा जा रहा है ना, जैसे कौशिक जी ने भी कहा नहीं बहुत मतलबी हैं और राजनीतिक मतलब की वजह से स्विच ओवर कर गए, ये सब बातें मुझे लगता है जिसका परिवार 3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है एक राजनीतिक दल से, उसकी विचारधारा से, उसको छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाना आसान नहीं होता है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक घुटन महसूस कर रहे होंगे। जैसे हेमंत विश्व शर्मा ने बताया था कि पहले तो समय ही नहीं दिया राहुल गांधी जी ने, जब समय दिया तो जिस प्लेट में बिस्किट रखे थे वही उनको ऑफर किया, उसी को अपने डॉग को किया, मतलब अपने कुत्ते के साथ खेलने में बिजी थे। तो जो सीनियर लीडर्स हैं या आम कार्यकर्ता भी, उनको लगता है कि नहीं भाई, वो ना तो वो अंडरवर्क्ड रहे और उनकी बात सुनी जाए। पार्टी अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है और उसमें चेंज हो सकता है तो उनके इनपुट्स लिए जाए। यही एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने का। ये चीज भारतीय जनता पार्टी में है, तो ये उन्होंने मेंशन भी किया। मनोज पांडे साहब भी मेरे साथ हैं। मनोज जी, अनिला जी जो कुछ कह रही हैं इस वक्त, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, तमाम लोग राजनीतिक दलों को चेंज करते हैं। अनिला जी जो कह रहे हैं तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन देखिए कुछ चीजें अंदर की होती हैं, कुछ बाहर की होती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करना और सामने बैठ के बात करना। अब जिस तरीके से समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में और जो खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में काफी मतभेद है, मनभेद भी है और मतभेद भी है, और ये उत्तर प्रदेश गवा रहा है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में लगभग 1 साल पहले मैं भी असेंबली का मेंबर हूँ, पौने 200 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व की बात नहीं मानी और विधानसभा तक होने के बाद भी वो एक इशू पर बैठे रहे। तो अब वो मंत्रिमंडल का विस्तार है कि जो पार्टी के अंदर
आपस में घमासान मचा हुआ है, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व उनका बात कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। जहाँ पे जितिन प्रसाद जी का सवाल है, जितिन प्रसाद जी का अपना ये राजनीतिक निर्णय था, ये डेमोक्रेसी है, कोई किसी भी राजनीतिक दल में जा सकता है। ये सही है कि लंबे समय से कांग्रेस का उनका रिश्ता रहा और कांग्रेस की यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड की दोनों सरकार ने उनको बहुत कम उम्र में उनको केंद्र में मंत्री बनने का भी अवसर कांग्रेस ने दिया, लेकिन वो क्यों कांग्रेस से चले गई तो वही बता सकते हैं। और कांग्रेस ने उनको अगर कहीं कोई सम्मान नहीं दिया तो वो कांग्रेस जानती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब चुनाव एकदम नजदीक हो और उत्तर प्रदेश में चुनाव का मोड आ चुका है, उन परिस्थितियों में जब पार्टी लोग चेंज करते हैं तो अपनी पद और प्रतिष्ठा के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। यही निर्णय जितिन प्रसाद जी 1.5 साल और 2 साल पहले लेते, ये माना जाता है कि वो चूक है, कांग्रेस उनकी बात को नहीं सुन रही। मनोज भाई, दिया जा रहा। मनोज भाई अपनी बात जोड़ लीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये एक शुरुआत है, अभी आगे आने वाले दिनों में और भी लोग बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे? और क्या ऐसी आशंका आपको भी लगती है कि समाजवादी पार्टी से भी कुछ नेता जा सकते हैं बीजेपी में? देखिए, हमें एक आशंका लगती है, मैं बड़ा स्पष्ट कह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, पार्टी का नेशनल कार्यकारिणी सदस्य हूँ, 27 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, तीसरी बार विधायक। समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में वर्तमान कई राजनीतिक दलों के विधायक, जिनकी संख्या मैं नहीं बता सकता, बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहिए और वो भी उनके भी अपने कारण होंगे। तो तमाम लोग आ रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा उसमें निर्णय लेगा किसे लेना है किसे नहीं लेना है। तो समाजवादी पार्टी में तो लाइन लगी हुई, कुछ संख्या कुछ आंकड़ा तो बताइए। अनिला सिंह जी की भी आंख खुल जाएंगी। अनिला सिंह जी को मालूम है, अनिला सिंह जी को मालूम है कि बड़ी संख्या में लोग जो है आज समाजवादी पार्टी के संपर्क। वो वजह क्या आपको लगती है कि ये लोग अपनी पार्टी छोड़कर आपकी समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं? और अनिला जी को पता है तो क्या ये लोग बीजेपी से भी हैं? देखिए, जिस तरीके से कोविड-19 और कोविड की किट में भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने, वर्तमान विधायक ने सवाल उठाया और उसने आरोप लगाया कि एक बड़ा घपला जनपद सुल्तानपुर में हुआ और उन्होंने अधिकारियों अपने नेताओं को भी उसको बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और डीएम ने मनमानी रूप से काम किया। और ये विधायक का नहीं, अभी एक बघेल साहब विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान आया। अभी किस तरीके से कई मंत्रियों और विधायकों ने पत्र लिख करके सार्वजनिक रूप से उन्होंने किस तरह घुट करके काम कर रहे हैं और उनकी ऊपर सुनी नहीं जा रही, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो ये तो तमाम चीजें मीडिया में आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। अनिला जी, 15-16 केसेस बता। अनिला जी, पूरी गंभीरता के साथ मनोज जी कह रहे हैं कि आपको भी पता है कुछ लोग आने वाले हैं समाजवादी पार्टी में, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी उन्हें लेना है नहीं लेना है। क्या ये शुरू हो गया है चुनाव के पहले का ये आने जाने का ये सारा खेल? मुझे तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी। अभी उन्होंने बोला कि आपको जानकारी है। मुझे नहीं मालूम मनोज जी कैसे कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। एक तो मैं आपको पता है कि मैं लखनऊ में नहीं रहती हूँ जी, तो मुझे नहीं मालूम है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से मनोज जी के टच में है, मुझे नहीं मालूम। तो अगर है ऐसा कुछ तो मनोज जी यहाँ पर बताएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र मैं जानती हूँ राजीव जी, हमारी पार्टी से आसानी से कोई दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं और उस आइडियोलॉजी में हमारी आंखें खुलती हैं। तो उसको छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसानी से बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाते। संजीव को जी बोले जी, तो मैं वही कह रही हूँ मनोज जी के अगर संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं तो कुछ हिंट्स आप लीजिए इनसे राजीव जी, आपके लिए भी हेडलाइंस हो जाएंगे। उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला अनिला जी कि आपको जानकारी है उन लोगों की जो लोग आ रहे हैं। जानकारी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो वही तभी मैं कह रही हूँ आपके लिए हेडलाइंस हो जाएंगी। मनोज जी से पूछिए ना कि कौन लोग हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा स्क्रीन पे अनिला जी और मनोज पांडे जी को रखा जाए। मनोज जी बताइए आप क्या कह रहे हैं? अनिला जी तो कह रही है कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। बीजेपी एक अलग पार्टी है और यहाँ से जाना ये आसान काम नहीं है, बीजेपी को छोड़ना चले जाना परिवार की तरह स्थिति है। देखिए, अनिला जी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक, उनको यही कहना भी चाहिए। और अगर आप हमसे भी ये सवाल करेंगे, जैसा कि हमारी बहन अनिला जी ने कहा, मनोज जी को कोई जानकारी हो तो हमको बताएं, तो हम क्यों शेयर करेंगे आपसे और क्यों शेयर करेंगे अनिला जी से। अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रति लोगों को वफादार रहना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी और अपनी चीजें क्यों बताएंगे। अनिला जी को इनकार करना चाहिए, उन्होंने इनकार किया, ये अच्छी बात है, लेकिन
मैं फिर कह रहा हूँ कि जो चीजें हैं वो अभी बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में सामने आ जाएंगी और उस पर मैं समझता हूँ राजनीतिक दल गंभीर भी हैं, वो उन लोगों से बात भी कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए ये स्थिति उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो गई है कि प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने प्रचंड बहुमत से जनता प्रचंड बहुमत से बनाने जा रही है। जरा मुद्दे बता दें, मुद्दों में मुझे ये बताएं कि क्या योगी आदित्यनाथ का विरोध अब समाजवादी पार्टी करेगी कोरोना को लेकर, या कोरोना में सरकार के मिसमैनेजमेंट को वोट लेने के लिए प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है? नहीं, हम नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस विधायक के रूप में हम लोग सदन में विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हैं और जो बातें सही लगती है वो सरकार को आगाह भी करते हैं, सुझाव भी करते हैं। लेकिन आज पूरा किसान आंदोलित है, वो कोई समाजवादी पार्टी नहीं आंदोलित है, किसान पूरा आंदोलित है, उत्तर प्रदेश का और देश का किसान। ये छोटी समस्या नहीं है, इसको पूरा देश देख रहा है। ठीक है। इस देश की आबादी का 68.9%। हाँ, अनिला जी, आज वो है कोविड में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, उनके बच्चे यतीम हुए हैं, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, कैसे लोग इस दुख को। ठीक है मनोज जी, ठीक है। अनिला जी रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद मैं संजीव कौशिक के पास जाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पे राजीव जी, जो अभी पीछे पंचायत के चुनाव हुए हैं उसके बाद मैं देख रही हूँ समाजवादी पार्टी के एक अलग ही हौसले हो रहे हैं, और जिसकी वजह से कह रहे हैं, मनोज जी ने नहीं कहा, नहीं तो इनके सारे प्रवक्ता कहते हैं, अरे 100 से ज्यादा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो हमारे संपर्क में हैं और वो हमको ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने चला रखा है, उसी का जिक्र जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली मनोज जी कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आपने पूछा किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी जो है ये सोच रही है कि प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे, इन्होंने कहा कि भाई किसानों का मुद्दा और दूसरी बात कोरोना का मुद्दा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से जो किसान सोचेंगे कि समाजवादी पार्टी को दोबारा अपने सर पे लाके बैठा दो। दूसरी बात, कोरोना का पूरा समय चला गया, समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया लोगों के लिए कि लोग ये सोचेंगे कि नहीं, हम योगी आदित्यनाथ जी को नहीं, हम अखिलेश जी को वोट डालेंगे। ट्विटर पे ट्वीट करके राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं होती, मनोज जी भी जानते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ धरातल पे उतरना पड़ता है। मनोज जी, उत्तर प्रदेश है साहब। मनोज जी समय कम है, लेकिन बीजेपी की वैक्सीन भारत सरकार की वैक्सीन हो चुकी है। अनिला जी जिस तरफ इशारा कर रही हैं, संजीव कौशिक, आप इत्तेफाक रखते हैं मनोज जी ने जो कहा, अनिला जी जो कह रही हैं? मनोज जी कह रहे हैं प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी आ रही है, अनिला जी कह रही है सब कयास ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन नैरेटिव सेट करके चुनाव लड़ना और उसके नतीजों के बारे में कुछ किसी से पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ लें आप। उदाहरण के तौर पर बंगाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब की बार 200 पार, और जिस शुभेंदु अधिकारी को 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बढ़ाने का गुमान था या दिख रहा था कि इस पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, नतीजा क्या हुआ, हासिल क्या हुआ, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ विभीषणों के आधार पर यदि भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को बढ़ता हुआ देखना चाहती है या उसको लगता है कि दिखाई दे रहा है, तो ये गलतफहमी में है। घर में ही ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो उनका विरोध करेंगे और घर में जाने के बाद में पता चल पाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप लगातार कह रहे हैं कि योगी जी को आज दिल्ली पहुंचने की नौबत क्यों आई। मैं पीछे से बोल रहा था कि ये इस तरह की कंडीशन में इसको पहुंचने और बुलाने की बात नहीं होती, इसे तलब करने की बात होती है। जब आप नहीं सुनते हैं, जब सरपटोल वाली बात हो जाती है, जब टकराहट वाली बात हो जाती है, उस परिस्थिति में केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि आप लाइन हो हाजिर होइए, अब हम यहाँ पे अपनी बात रखेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। इस जगह पे अब क्या रास्ता निकलता है, वो कहेंगे कि नहीं ये सारी बातें हवा हवाई है और इस तरह की बातें गढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपके भी संवाददाता वहां पे खड़े हैं, पता है उनको भी और हमें भी पता है कि किस तरह की बातें होनी है, किस मामलों में समझौता होना है, किसको दबाना है और किसको कहां से बर्दाश्त प्राप्त होता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही योगी आदित्यनाथ जी के पीठ पर किसका हाथ है जिसकी वजह से इतना बड़ा वो डिसीजन लेने में सक्षम है। वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। संजीव जी आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया, आपने लाइन हाजिर शब्द दिया। उम्मीद है कि पर्दे के पीछे ये स्थिति नहीं होगी, लेकिन समीकरण है जिन्हें सुलटाने की कोशिश में ऐसी तमाम स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिसके चलते व्यक्तिगत जो मीटिंग होती है, जो अनिला जी कह रही थी, अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन भी होता है, उसकी जरूरत आ पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सब कुछ 2022 को ध्यान में रखकर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, ये इस कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने जिस तरीके के दौरे किए वो भी सबके सामने हैं, लेकिन राजनीति को लेकर जिस तरह से सियासी दौरे दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली के हो रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। आज मीटिंग में क्या होता है गृह मंत्री के साथ और कल प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग से क्या निकलता है वो कल ही पता चलेगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाते आते इस वक्त की हेडलाइंस।